हेलो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कामयाब इंडियन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? ग्रंथियों की बात कर रहे थे। आज ग्रंथियों को आगे तक लेके चलते हैं। आखिर ग्रंथियां क्या होती हैं, ग्रंथियों की थोड़ी चर्चा करते हैं और आगे लेके चलते हैं। पहली चीज यह है, हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा चलाए गए चैनल को आपको लाइक और शेयर करना है, जिससे हमारी टेक्निकल टीम और हमारा मनोबल बढ़े और आगे आपको अच्छे से अच्छे नोट्स और क्लासें प्रोवाइड की जाए। आगे लेके चल रहा हूँ। मैं कोशिकाओं की बात कर रहा था, कोशिकाएं एक टॉपिक कंप्लीट हो गया था, फिर हम ग्रंथियों की बात कर रहे थे। तो आज हम ग्रंथियों को आगे लेके चलते हैं कि ग्रंथियाँ आखिर होती क्या हैं, अपन ने कहाँ कहाँ तक पढ़ा उसको वापस रिवाइज करके आगे चलते हैं। ग्रंथियों की बात करते हैं कि ग्रंथियाँ आखिर होती क्या हैं और इनकी बात करेंगे कि ये कहाँ से निकलती हैं, किस किस से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं। अब बात कर रहे थे अपन ग्रंथियों की, तो ग्रंथियों में देखते हैं। ग्रंथियों को मैंने बताया, ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहली बात की मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि की। अंतःस्रावी ग्रंथि। और दूसरी बात की मैंने बहिस्रावी ग्रंथि की। बहिस्रावी ग्रंथि। और तीसरी बात की मैंने मिश्रित ग्रंथि की। और तीसरी बात की मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि की। अब मैं बात कर रहा हूं अंतःस्रावी ग्रंथियां आखिर होती क्या है, बहिस्रावी ग्रंथियां क्या हैं और इन्हें मिश्रित ग्रंथियां क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात की। अंतःस्रावी ग्रंथियों में मैं 2 पॉइंट लिखूंगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां रक्त के साथ साथ बहती हैं और ये हार्मोन्स को स्रावित स्रावित करते हैं। स्रावित करती हैं। जबकि मैंने बताया बहिस्रावी ग्रंथियों में ये क्या करती है। बहिस्रावी ग्रंथियां जो नलिकाओं के माध्यम से के माध्यम से बहती बहती हैं। लेकिन मैंने एक चीज और बताई आपको, ये नलिकाओं के माध्यम से बहती हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये क्या होती हैं? नलिका नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। विहीन विहीन ग्रंथियां होती हैं। समझ में आ गया अंतर? दूसरी बात, हम बहिस्रावी की बात कर रहे थे, तो बहिस्रावी ग्रंथियां क्या किसका स्रावित करती है? एंजाइम एंजाइम को स्रावित करती हैं। यहां तक अपना टॉपिक हो चुका था। हमने अंतःस्रावी की, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि की बात की, पीनियल ग्रंथि की बात की, इनकी स्थिति को जाना। और दूसरी मिश्रित ग्रंथि की बात की। इनमें क्या होती है? जनन ग्रंथियां होती हैं, प्लस में अग्नाशय ग्रंथियां होती है। अग्नाशय ग्रंथियां होती हैं क्यों? क्योंकि ये अंतःस्रावी का भी कार्य करती है और बहिस्रावी का भी कार्य करती है, इसलिए हमने इनको क्या कहा? अंतःस्रावी ग्रंथियां। और बहिस्रावी ग्रंथियों के कारण मिश्रित ग्रंथि कहा, क्योंकि ये दोनों का ही कार्य करती हैं। अब अपन आगे चलते हैं। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया कि मैंने आपसे बात की किसकी? पीनियल ग्रंथि। मैंने आपसे बात की पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की बात की कि मैंने कहा पीनियल ग्रंथि होती है, इसे जैविक घड़ी भी कहते हैं। जैविक घड़ी
बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। दूसरी बात की मैंने इसे मस्तिष्क की रेत भी कहा, रेत भी कहते हैं। और तीसरी बात करें हम, तीसरी क्या होगी कि इसे क्या कहते हैं, इसे मस्तिष्क की रेत कहते हैं। और दूसरी बात की हमने, इसे क्या कहते हैं, जैविक घड़ी, मस्तिष्क की रेत। और तीसरी आंख, मनुष्य की तीसरी आंख के नाम से भी जाना। मैंने पीयूष ग्रंथि की बात की कि यह सब पीनियल ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। फिर इसके बाद में पीयूष ग्रंथि की बात की कि पीयूष ग्रंथि का आकार 0.6 mm का होता है। दूसरी बात, ये मस्तिष्क की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, दूसरी सबसे सबसे छोटी छोटी ग्रंथि है। मैंने इसमें बताया इसे 3 भागों में बांटा गया है, एंडो हाइपोसिस। इसे 3 भागों में बांटा गया, पहला एंडो हाइपोसिस, दूसरा बांटा गया मीसो हाइपोसिस, और तीसरा बांटा न्यूरो हाइपोसिस। मैंने इनकी बात की, इनमें कुछ एंजाइम निकलते हैं, कुछ हार्मोन्स को स्रावित होती है। पहली एसटीएच हार्मोन की मैंने बात की, मैंने इसमें एलएच हार्मोन की बात की, ल्यूटेलाइजिन हार्मोन की बात की। मैंने इसमें किसकी बात की, मैंने थायराइड ग्रंथि यानी TSH की बात की, FSH की बात की। इनको मैंने अगले वीडियो में, जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूं कि इसे क्या कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, इससे वृद्धि का हार्मोन कहते हैं, यानी GH हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। जबकि ल्यूटेलाइजिन हार्मोन की बात की मैंने, यह अंडोत्सर्ग करने के लिए निर्माण करता है जी। दूसरी बात की TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात कर ली। ये थायराइड ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित रखा जाता है। फिर मैंने बात की किसकी, FSH हार्मोन की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हमारी इन यहाँ तक बात हो गई कि पहली चीज, पीयूष ग्रंथि से एंडो हाइपोसिस ग्रंथि भाग से कौन सी चीज का हार्मोन, किन किन हार्मोन को स्रावित किया जाता है, यहां तक बात की। जैसे कि मैं बताऊं कि मान लो ये पीयूष ग्रंथि है, पहली चीज कि पीयूष ग्रंथि को मैंने बताया यह है मटर के दाने के समान आकार की होती है, आकार की। जब मैंने कहा यह मटर के दाने के जैसी होती है, जब इसे 3 पार्टों में बांटा गया तो इसे पहले को कहा हमने एंडोहाइपोसिस, दूसरे को कहा, पहला पार्ट किया, दूसरे को कहा मीसोहाइपोसिस, जबकि तीसरे को क्या कहा, न्यूरोहाइपोसिस। अब अपन ने इन तक की बात कर ली, पीनियल ग्रंथि हो गई, दूसरी बात पीयूष ग्रंथि हो गई, हाइपोथैलेमस की बात कर ली। अब अपन बात करने चलेंगे किसकी, अग्नाशय ग्रंथि की, अग्नाशय ग्रंथि। फिर हमारी बात हो गई अग्नाशय ग्रंथि की, अग्नाशय ग्रंथि की बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि अग्नाशय ग्रंथि में क्या होता है, अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, उदर गुहा में, गुहा में पाई जाती है, पाई जाती है।
इससे पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहूँगा कि मैंने मस्तिष्क की ग्रंथियों की बात कर ली, एक गले की थायराइड ग्रंथि की बात की। इस थायराइड ग्रंथि में भी मैंने कुछ बातें की जो आपको बता दूं वापस रिवाइज करके। थायराइड ग्रंथि ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती क्या है कि थायराइड ग्रंथि में क्या होता है आखिर, इसकी बात करते हैं। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो थायराइड ग्रंथि पहली चीज स्थिति, यह कहाँ पाई जाती है, यह है गले में पाई जाती है, पाई जाती है। दूसरी बात करें इसमें, यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होती है। यहां तक समझा? मैंने क्या कहा कि ये श्वास नलिका है, इसके दोनों तरफ यहां पर क्या पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, ये दोनों कौन सी हो गई, थायराइड। लेकिन मैं बात करूं इनके, जैसे कि इसकी, ये मान लो ये ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, इनके ऊपर यहां पर क्या पाई जाती है, पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। पैरा थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। लेकिन इसमें एक ही चीज का क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये बात करती है, जबकि थायराइड ग्रंथि की बात की, ये क्या होती है, पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में होती है, पीयूष ग्रंथि इसे नियंत्रित करती है। जबकि पैराथायराइड ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि क्या करती है, नियंत्रित नहीं करती। इसे क्या करती, नियंत्रित नहीं करती, नहीं करती। कौन नहीं करती नियंत्रित, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन आ जाए, पीयूष ग्रंथि के द्वारा किन किन ग्रंथियों को नियंत्रित नहीं किया जाता, तो एक तो पैराथायराइड ग्रंथि, और क्वेश्चन बनेगा कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा किन ग्रंथियों के हार्मोन्स को नियंत्रित नहीं किया जाता, तो पैराथायराइड ग्रंथि होती है। मैंने बताया थायराइड ग्रंथि में जो अंतःस्रावी ग्रंथि की, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ग्रंथियों की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बड़ी ग्रंथि है। जबकि मैं बात करूं सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो यकृत ग्रंथि है। यदि क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन दे दे आपको, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, कौन सी है। इसी के दूसरा क्वेश्चन दे दे, पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन दे दे, अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अपन कौन कौन सी ग्रंथियों की बात करेंगे, पहली सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो यकृत, लीवर, और थायराइड। जब अंतःस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथियों की बात करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी थायराइड। समझ में आ गया?
सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि आ गई। यदि सबसे दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पीयूष ग्रंथि। यदि पीयूष ग्रंथि ऑप्शन पहला ऑप्शन पीनियल ग्रंथि होगी सबसे छोटी। पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं है तो कौन सी होगी? पीनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं है तो फिर सब दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। अभी हम बात कर रहे थे सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो वो कौन सी है? यकृत ग्रंथि। लेकिन अब हम इस यकृत ग्रंथि ऑप्शन में नहीं आए तो दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है वो अग्नाशय ग्रंथि हो जाती है। अब अपन बात कर रहे थे थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि में मैंने इसको आकार बताया, तो इसका आकार आकार कौन किसके समान दिखाई देता है? एच के समान दिखाई देता है, यानी एच आकार की होती है। क्वेश्चन एच आकार वाली ग्रंथि होती है तो होती है थायराइड ग्रंथि। गले में ग्रंथि पाई जाती है और पैराथायराइड ग्रंथि इसके जस्ट पीछे की तरफ होती है। इसमें थायराइड ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है भाई? घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा कह दो या गलगंड कह दो। इसमें आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। अब बात करेंगे, आयोडीन की बात कर ली अपन ने ऊपर से कि यह सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, कि यह पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में सबसे ज़्यादा होता है। इसमें क्या करते हैं, आयोडीन की कमी के कारण इसमें सूजन आ जाती है और यह धीरे धीरे फूलकर क्या हो जाती है? गांठ के रूप में निकल के आ जाती है। इसका कार्य की बात करें तो कार्य क्या करती है? थायराइड ग्रंथि के द्वारा किसका जो ब्लड प्रेशर रहता है उसको नियंत्रित करती है, यानी बीपी को नियंत्रण करने का काम करती है। दूसरी बात कहें, थायराइड ग्रंथि में जब हार्मोनों की कमी हो जाती है, यदि थायराइड ग्रंथि महिलाओं में हार्मोन की कमी के कारण बांझपन पैदा आ जाता है, बांझपन आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब इस हार्मोन की कमी आ जाती है तो महिलाओं में जनन यानी बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम। तो इसके दो कार्य हो गए। अपन बात करें, यह बीपी को नियंत्रित करता है। महिलाओं में क्या कारण होता है? बांझपन के कारण होता है। दूसरी बात करें थायराइड ग्रंथि की, कि थायराइड ग्रंथि होती है, यह आकार में बड़ी होने पर, जब आकार में बड़ी होती है तो ये बड़ी किस्में होती है और किस्में नहीं होती, इनकी बात कर रहे हैं। आकार में जब ये थायराइड ग्रंथि बड़ी होती है, यह महिलाओं में आकार में थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, जिससे क्या होती है? महिलाओं में आवाज़ का पतली होना हो जाता है, आवाज़ पतली हो जाती है। तो यह थायराइड ग्रंथि बड़ी होती है महिलाओं में। बात करें कोयल में, इसमें क्या होती है? थायराइड ग्रंथियों का आकार बड़ा हो जाता है, जबकि छोटा आकार किसमें होता है? पुरुषों की बात करें, कौवा में
इनमें आकार बड़ा होने के कारण इनकी आवाज़ भारी या मोटी हो जाती है। यानी आकार की बात करें तो आकार के बड़े होने के कारण आकार के बड़े होने के कारण महिलाओं की आवाज क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। महिलाओं की आवाज पतली हो जाती है। जबकि मैंने क्या कहा? आकार छोटा होने के कारण क्या होगा? आकार छोटा होने के कारण आवाज क्या हो जाएगी? भारी आवाज हो जाएगी, जो कि किस में होता है? आवाज भारी हो जाती है। मैंने बताया आवाज पतली होने, जैसे महिलाओं में की बात करें तो महिलाओं में आवाज का क्या हो जाना? पतली हो जाना। और पुरुषों की बात करें, पुरुषों में आवाज का क्या हो जाना? भारी हो जाना। थायराइड ग्रंथि की बात कर ली अपन ने। थायराइड ग्रंथि के बाद में अपन ने देखा वक्ष गुहा की बात करेंगे, तो वक्ष गुहा में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। इस थाइमस ग्रंथि की बात कर रहे हैं। ये थाइमस ग्रंथि कार्य क्या करती है? ये थाइमस ग्रंथि बच्चों में 13 से 15 साल तक अधिक विकसित होती है। अधिक विकसित होती है और इसके बाद वह धीरे धीरे घटती चली जाती है। क्यों? इसका कारण क्या है? पहली चीज कि ये कार्य क्या करती है, तो कार्य में देखें तो इसके काम यह है कि यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत रखती है। यह बच्चों में अधिक विकसित इसलिए होती है क्योंकि यह प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी, यह धीरे धीरे कमजोर होती चली जाएगी। जैसे कि बच्चों को यह प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनी सिस्टम को यह स्ट्रांग रखती है और धीरे धीरे जब वृद्धावस्था तक इसमें धीरे धीरे विलुप्त होने लग जाती है, जिससे अनेक रोग उसमें पैदा होने लग जाते हैं। जब प्रतिरक्षा तंत्र ही धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगा, तो धीरे धीरे रोगों की क्या शरीर में क्षमता अधिक होती चली जाएगी। मैंने थाइमस ग्रंथि की बात करी, अब इनमें धीरे धीरे रोगों की बात करेंगे, कौन कौन से रोग होते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं किसकी बात करते हैं आगे, कि ये बात करते हैं दूसरी। मैंने गले की बता दी, मस्तिष्क की बता दी, कहाँ की बता दी? सिर की बता दी, मस्तिष्क। अब गले की बता दी। अब थाइमस जो वक्ष गुहा के बीचों बीच में हृदय के ऊपर पाई जाती है, उसकी बात कर ली। मैंने आपको रिवाइज करा दिया। आज बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथियों की, यकृत ग्रंथियों की, एड्रिनल ग्रंथियों की और जनन ग्रंथियों की। अब बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथियों की। मैंने बात कर रहा था अग्नाशय ग्रंथियों की, तो देखें अग्नाशय ग्रंथियां क्या होती हैं। अग्नाशय ग्रंथियां उदर गुहा में पाई जाती हैं। दूसरी बात, ये ग्रंथि दूसरी सबसे
सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथि है। जबकि मैंने पहली की बात की तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो यकृत ग्रंथि है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। दूसरी की बात करें तो अग्नाशय ग्रंथि है। आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पर, जिससे आपके दिमाग में रहेगा किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला ऑप्शन आपको दे दे थायराइड, दूसरे ऑप्शन में मिल जाए आपको क्या, अग्नाशय ग्रंथि, तीसरे ऑप्शन में आपको एड्रिनल ग्रंथि और चौथे ऑप्शन में आपको कह दे पीयूष ग्रंथि। अब आप समझो, यदि आपको सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत याद है तो आप क्या करके आओगे, यकृत आपके पास है ही नहीं तो कहां से करोगे, आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि पे आधे टिक करके आ जाएंगे। क्योंकि थायराइड ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी। ये कौन सी ग्रंथि है, सबसे बड़ी, मैंने बताया सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। और मैंने अग्नाशय की बात कर ली। अग्नाशय क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि एड्रिनल और ये तो आएंगे ही नहीं। जो पीयूष ग्रंथि है इसकी बात करें तो यह है दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि, छोटी ग्रंथि। अब बात करें पहली की तो पहली कौन सी होगी, पीनियल ग्रंथि। तो ये चीजें क्वेश्चन से ही 3-4 क्वेश्चन याद हुए, जैसे कि थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर ली, पीयूष ग्रंथि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होगी, जबकि सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है। बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि की तो वो अग्नाशय ग्रंथि होती है। दूसरी बात करें इसमें, जो अग्नाशय में यह कौन सी ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। मतलब मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या रहा कि मिश्रित ग्रंथि, सर क्यों कहा आपने कि मिश्रित ग्रंथि रहती है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, मिश्रित ग्रंथि क्यों होती है, क्योंकि ये बहिस्रावी व अंतःस्रावी दोनों का काम करती है। बहिस्रावी मतलब यह हार्मोन्स को भी स्रावित करती है, जबकि अंतःस्रावी मतलब यह किसको स्रावित करती है, एंजाइम को भी स्रावित करती है। यानी बहिस्रावी और अंतःस्रावी प्लस कौन सी, मिश्रित ग्रंथि। अब आगे बात करते हैं इससे 3 हार्मोन और एंजाइम तो कौन कौन से हो गए। एंजाइम, पहला लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये हार्मोन इससे क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। बात करेंगे अपन किसकी, हार्मोन्सों की, तो ये हार्मोन इससे क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। जबकि बात कर रहे थे किसकी, ये हार्मोन इनसे स्रावित होते हैं। एक चीज ध्यान रखना इनमें, हार्मोन्सों की बात कर रहा हूं, ये एंजाइम स्रावित होते हैं, जबकि हार्मोन की बात करें तो हार्मोन्स में ये 3 तरीके की कोशिकाओं में बांटे जाते हैं। पहली कोशिकाएं, जैसे कि कहें
कि मान लो अग्नाशय ग्रंथि की बात करें, आपको अग्नाशय ग्रंथि आमाशय के जस्ट नीचे इस तरह की किसी ग्लैंड के रूप में आपको मिलेगी। जब इससे एंजाइम के बारे में बात करें तो हमने एंजाइम के बारे में बात की कि इसमें लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम को क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। जबकि हम हार्मोन्स की भी बात करेंगे तो इसमें बांटा गया अल्फा, बीटा, दूसरा बीटा और तीसरा रीटा। आखिर ये काम क्या करते हैं? इनसे भी हार्मोन्स को स्रावित किया जाता है। कौन कौन से हार्मोन्स को स्रावित करते हैं? जो एटा होते हैं, ये ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कोजन में बदलते हैं। बात करें बीटा की, कि बीटा सेल्स होती हैं, ये क्या करती है? ये इंसुलिन का निर्माण करती हैं, बात करें ये क्या करती हैं, मैंने आपको बताया सोमेटोटोपिन हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। आखिर मैं इनकी बात कर रहा हूं, आखिर ये बीटा जो सेल्स हैं, जो इंसुलिन की बात करें, आखिर ये सर इंसुलिन है क्या? इनकी बात करेंगे। इंसुलिन क्या है, कि इंसुलिन किस तरीके से काम में आएगा, इंसुलिन की बात करेंगे अपन अलग टॉपिक लेके, कि इंसुलिन सर है क्या। इंसुलिन की बात करेंगे, ग्लूकोज की बात करेंगे, ग्लूकोज है क्या, ग्लूकोज की बात कर लेंगे। फिर सोमेटोट्रोपिन की बात की अपन ने, कि इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये किसका कार्य करेगा? यह है अपने शरीर में वृद्धि का कार्य करेगा। अब बात करते हैं इंसुलिन की। आखिर इंसुलिन होता क्या है? तो इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन यह क्या होता है? एक चीज समझना, यह इंसुलिन की बात करने जा रहे हैं अपन, तो इंसुलिन प्रोटीन प्रवृत्ति का होता है। इसकी बात करें तो यह किस प्रवृत्ति का होता है? प्रोटीन का होता है। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्वेश्चन भी साथ के साथ लिख देता हूं जिससे याद रहेगा आपके। पहला क्वेश्चन कि इंसुलिन जो इंसुलिन है, इंसुलिन बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन, 2 लिपिड, 3 ZN और 4 इनमें से कोई नहीं। अब आपको क्वेश्चन के देखना है, यह प्रोटीन का बना होता है। दूसरी चीज, इंसुलिन की बात करें, इसमें ZN यानी जस्ता पाया जाता है। दूसरी बात करें, यह आखिर होता क्यों है, इसका कार्य क्या है, क्यों निकलता है ये अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन। तो इनकी बात करेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन अच्छे आते हैं कि इंसुलिन बना होता है। प्रोटीन की बात कर लेंगे, इंसुलिन में पाया जाता है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इंसुलिन में होता है, इंसुलिन
में होता है, क्या मैं बात कर रहा हूं इसमें जेडन या कॉपर या कह दे फास्फोरस आपको दिया जाए, पोटेशियम, क्या इनमें से होता है? तो आपका आंसर क्या ठीक होगा फिर? जेडन, जिंक। मैं बात कर रहा हूं इंसुलिन काम क्या आता है। इंसुलिन से एक रोग हो जाता है, यदि इंसुलिन 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 की क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो कमी के कारण एक मनुष्य के शरीर में कौन सा रोग होता है? मधुमेह। मधुमेह यानी डायबिटीज। क्या हो जाती है? डायबिटीज। डायबिटीज का इंसान शिकार हो जाता है। यदि यह कोशिका खराब हो जाए तो डॉक्टरों के द्वारा इसे बाहर से इंसुलिन की सुविधा दी जाती है, लेकिन यह बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है प्राप्त करना किसी से इंसुलिन लेके। तो यह अपनी बॉडी में क्या करता है? मधुमेह रोग यानी डायबिटीज को बनाए रखता है। यदि इसके स्रावित से यह क्या करता है? ग्लूकोज को की मात्रा को क्या करता है? कम करता है। यानी जब ग्लूकोज कोज की मात्रा को ये क्या करेगा? कम करेगा। समझ में आया? अब अपन इनकी बात कर लेंगे कि इसकी आखिर किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या इसके उपयोग हैं। मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इंसुलिन, छोटे से क्वेश्चन बहुत गलती करा जाएंगे, एक एक नंबर कटने पे मजबूर कर जाएंगे। कि मान लो इतना सा क्वेश्चन था, यदि आप किसी को पता होगा कि प्रोटीन का बना होगा तो वो इस पे टिक करके आएगा, नहीं तो इन चारों ऑप्शनों में शायद ये भी पढ़ लिया हो तो जेड पे भी क्लिक कर देगा। एक एक नंबर एग्जाम के लिए बहुत मायने होते हैं, इस बात को समझना। अब आगे की बात करूं मैं किसकी? अग्नाशय ग्रंथि की, एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो कुछ एड्रिनल ग्रंथि की आपको संरचना दिखाता हूं मैं, किस तरीके से एड्रिनल ग्रंथि होती है। एड्रिनल ग्रंथि की बात करें, देखो एड्रिनल ग्रंथि कुछ इस तरीके की सी पाई जाती है। यह एड्रिनल ग्रंथि इस तरीके की सी पाई जाती है। पहली बात, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि ग्रंथि की बात कर रहे हैं तो एड्रिनल ग्रंथि में होता क्या है, आखिर उसको पहचानते हैं अपन कि एड्रिनल ग्रंथि में होता क्या है। तो देखो एड्रिनल ग्रंथि पहली बात करें कितने पार्टों में होती है? 2 पार्टों में। पहली चीज की बात कर रहे हैं कि यह दोनों, जो ये दोनों किडनियां दिख रही हैं आपको, ये दोनों क्या हैं? वृक्क। इनके ऊपर जो ये लगी हुई हैं त्रिभुजा शेप में, त्रिभुजा आकार में, ये त्रिभुजा आकार की हैं, जो क्या होती हैं? एड्रिनल ग्रंथियां। क्या होती हैं? एड्रिनल ग्लैंड या ग्रंथियां होती हैं। ये वृक्क के ऊपर 2 या फिर कह सकते हैं जोड़ी के रूप में, जोड़ी के रूप में पाई जाती है। इनसे किन किन हार्मोनों को स्रावित किया जाता है? पहली चीज, बताएं कि जिस तरीके की सी, मान लो ये किडनी है, किडनी के ऊपर यदि अपन एक त्रिभुजा शेप में बात करें तो इनको किन पार्टों में
बांटा जाता है, इन्हें दो पार्टों में बांट दिया जाता है। जैसे कि मैं इनकी क्या लेता हूं, एक शेप लेता हूं, मान लो ये है, इसके अंदर इसे कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स भाग, और इसमें अंदर का भाग होता है वो उसे कहते हैं मेडुला। मैं बात करना चाह रहा हूं कि कॉर्टेक्स भाग से किन किन हार्मोनों को स्रावित किया जाता है और मेडुला भाग से किन किन हार्मोन्स को स्रावित किया जाता है। हम इसकी बात करें, इसे इनकी नामों की बात करते हैं। इसे क्या कहते हैं, लडो व उडो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, मतलब कि यह आपातकालीन स्थिति में सक्रिय हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। जब आपातकालीन स्थिति में ही सक्रिय हो गया तो इसे क्या क्या कह देते हैं, संकटकालीन हार्मोन भी कह देते हैं। तो इसे कौन सा हार्मोन कह देते हैं, संकटकालीन हार्मोन्स भी कह देते हैं। भी कहते हैं। इसे ही कौन से हार्मोन की संज्ञा दी जाती है या कहा जाता है, इसे 3F व 4S हार्मोन भी कहते हैं। आखिर 3S हार्मोन और 4S हार्मोन क्यों कहते हैं, क्या रीजन है इन्हें 3S हार्मोन या 4S हार्मोन कहते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं, इनसे आखिर कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से रोग भी होते हैं, इनकी बात भी करेंगे। पहली चीज अपन देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3S हार्मोन यानी 3F और कौन से 4S हार्मोन कहते हैं। क्योंकि फायर यानी इनके मतलब हो गए 3F फायर, फाइट और फ्लाइट, फाइट लड़ो, फ्लाइट उड़ो, तो इनके नाम से फायर, इनके नाम से जाना जाता है। 4S सेक्स, स्ट्रेस, सेल्थ और स्टेरॉइड, इनके नाम से इन्हें क्या कहते हैं, 3S और 4S हार्मोन कहते हैं। क्योंकि यह लड़ो और उड़ो के नाम से भी, क्योंकि संकटकालीन परिस्थिति में यह लड़ने और उड़ने के लिए भी मजबूर करता है, इसीलिए 3S। इसमें से सेक्स हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन और आप बात कर रहे थे अपन किसकी, 3S की, और 3F और 4S यानी सेक्स हार्मोन, स्ट्रेस यानी किसी भी चीज को लेकर दबाव की परिस्थिति, स्ट्रेस की परिस्थिति, तनाव की परिस्थिति, इनको क्या करता है, प्रेजेंट करता है, इसलिए इसे 3F 4S हार्मोन कहते हैं। अब बात करेंगे अपन किसकी, लास्ट एंड फाइनल अपनी कौन सी ग्लैंड, अपन बात करेंगे जनन ग्रंथियों के बारे में। जनन ग्रंथि, अब मैं आपसे जनन ग्रंथियों के बारे में बात करना चाहता हूं। तो जनन ग्रंथियों में दो जनन ग्रंथियां होंगी। एक तो जनन ग्रंथियां मादा की बात करेंगे, मादाओं की ग्रंथियां होंगी, यानी मादाओं में
और दूसरी बात करेंगे नर में। अब हम बात करेंगे कि मादाओं में कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं जबकि नर में कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। मादाओं की बात करें एस्ट्रोजन, नर की बात करें टेस्टोस्टेरोन। क्या मैं इनकी बात करूं, मादाओं में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोनों को स्रावित होता है। अब अपन इनकी बात करेंगे। यदि मादा जो नर होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की यदि कमी पाई जाए या एस्ट्रोजन हार्मोन की मादा में अधिकता पाई जाए, नर में कमी आने पर क्या हो जाता है और मादा में अधिक होने पर क्या हो जाता है। इन हार्मोनों से किस किस हार्मोन को स्रावित करने से किस किस कार्य में ये कार्य में लाभदायक होते हैं या क्या कार्य ये करते हैं, इनकी बातें करेंगे कल। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन की कमी नर में हो गई तो नर में मादा जैसे लक्षण आना प्रारंभ हो गया, जैसे कि और मादा की बात करें, मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आ गई तो इसमें मादाओं में नर के जैसे लक्षण आना प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे कि मादाओं में बालों का, दाढ़ी मूंछों का आना, बाल आना या फिर आवाज का भारी होना। इन चीज़ों की अपन बात करेंगे कल। चित्र के साथ बने रहिए, लाइक एंड चित्र के साथ अपन बात कर लेंगे कल। लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारी टेक्निकल टीम आपके साथ है। आपको फ्री प्रोवाइड कोर्स ये किया जा रहा है, इसका लाभ उठाइए और लाइक एंड शेयर करके हमारी टीम का और हमारा मनोबल बढ़ाए। थैंक यू, धन्यवाद। अब बात करेंगे कल। थैंक्स।